أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरा रोल नंबर 13 है। आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्लच। ये हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, रोल नंबर 3, 9, 11, 13, 21, 31, 36 और 39। क्लचेस के टॉपिक में हमें आज के कंटेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ क्लच शामिल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लच है, डिस्क क्लच, सिंगल प्लेट क्लच है, क्लच डिस्क क्लच की टाइप्स में सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच है, कोन क्लच है और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। व्हाट इज क्लच? क्लच बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि दो शाफ्टों को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये गाड़ियों में गियर चेंजिंग के वक्त इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली जब ड्राइवर पैडल को दबाता है, क्लच पैडल को दबाता है तो वो ना बेसिकली क्लच को डिसएंगेज करता है, जिससे हमारे गियर आसानी से चेंज हो जाते हैं। और जब गियर एंगेज या डिसएंगेज हो जाते हैं तो ड्राइवर पैडल को छोड़ता है तो दोबारा से क्लच प्लेट एंगेज होती है और फ्लाई व्हील की या क्रैंक शॉट की जो इंजन पावर क्रिएट कर रहा है वो व्हीलों तक पहुंचती है। A clutch is a mechanical device that engages and disengages the power transmission, especially from driven shaft to driven shaft. In the simplest application, clutch connects and disconnects two rotating shafts, the right shaft or line shaft. In these devices, one shaft is typically attached to an engine or other power unit, the driven member, while the other shaft, the driving member, provides output power of work. इसके आगे टाइप्स ऑफ क्लचेज हैं। इसमें फ्रिक्शन क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है, वैक्यूम क्लच है और हाइड्रोलिक क्लच है। और फ्रिक्शन क्लच के आगे फर्दर टाइप में सिंगल प्लेट या सिंगल डिस्क क्लच है, उसके बाद मल्टीप्लेट क्लच है और कोन क्लच है। ये आपको फिगर नजर आ रही होगी, ये एक बेसिकली क्लच असेंबली है पूरी। ये इंजन के रेयर साइड पे ये फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील के बिल्कुल ना साथ ही ये क्लच डिस्क है, ये इसके साथ अटैच होती है और उसके ऊपर प्रेशर प्लेट लगी होती है और ये इसके बाद क्लच हाउसिंग है। इस फिगर में क्लच की असेंबली मजीद डिटेल से दिखाई हुई है। जब ड्राइवर क्लच पैडल को दबाता है तो वो बेसिकली क्लच प्लेट को ना इंजन से यानी कि फ्लाई व्हील से डिसंगेज करता है, ताकि जो इंजन की पावर है ना वो व्हीलों तक ना डायरेक्टली ना जाए और ड्राइवर ना गियर चेंज कर सके। और जब गियर चेंज हो जाता है तो ड्राइवर पैडल को छोड़ता है और दोबारा जो एंगेज होता है और पावर जो हो रही है ना इंजन क्रिएट कर रहा है वो व्हीलों तक जाती है। इस तरह से स्मूथ पावर शेयरिंग होती है और किसी किस्म की ना जर्क या झटका वगैरह नहीं लगता गाड़ी में। इसके आगे नेक्स्ट रोल नंबर स्टार्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्जाल फैसल है और मेरा रोल नंबर है 21। मेरा टॉपिक है सिंगल प्लेट क्लच के सिंगल प्लेट क्लच है कि इसका इस्तेमाल क्या है। सिंगल प्लेट क्लच बेसिकली एक डिस्क नुमा क्लच है जो कि कार्स में और हल्की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। Single plate clutch used in cars and light vehicles. It has only one clutch plate which is mounted on the splines of the shaft. इसकी एक ही क्लच प्लेट होती है जो स्प्लाइंस क्लच शाफ्ट की स्प्लाइन के साथ अटैच होती है। When clutch is engaged position, the clutch plate remains gripped between flywheel and pressure plate. जब क्लच engaged position मतलब अटैच होता है तो the clutch plate remains gripped between flywheel and pressure plate. एक क्लच प्लेट फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के साथ अटैच होती है। फ्रिक्शन लाइनिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ क्लच प्लेट। ये फ्रिक्शन लाइनिंग ये क्लच प्लेट की दोनों साइडों पे दोनों तरफ मुहैया की गई होती हैं। आगे है सिंगल प्लेट क्लच
torque transmitted by a single plate clutch is obtained by considering following two assumptions. ये सिंगल प्लेट क्लच दो तरह के फंक्शन से काम करता है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। इन दोनों की वजह से जो टॉर्क जो सा ट्रांसमिटेड होता है। आगे है सिंगल प्लेट क्लच यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। आगे अरमगान आपको बाकी जो सी है डिटेल में बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरमगान सोल और मेरा रोल नंबर 188231 है और हम आज पढ़ेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, उसकी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। इसमें हमें पता है कि जो सा प्रेशर होता है वो फोर्स ओवर एरिया होता है, एफ ओवर ए, और इसमें हमारे पास जो सा फोर्स है वो लोड के बराबर है, वो है डब्ल्यू, और जो सा एरिया है वो होता है जो सा एक सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्लचेस की दो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस। आउटर रेडियस होगा R1 और इनर रेडियस होगा R2, और उसी R की जगह हम पुट करेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हमें पता चल गया कि उसके प्रेशर का हमने देख लिया। अब हमने देखना कि टॉर्क किस तरह पैदा होगा। इंटीग्रेशन हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम टोटल टॉर्क को निकाल सकें। ये 2 पाई म्यू पी आर जो सा है, ये इसका पूरा उसका फोर्स से हमने निकाला हुआ है। ये तो वो टॉर्क के बराबर आया था, मतलब क्योंकि फोर्स है ना, टॉर्क बराबर है एफ डब्ल्यू, और हमने पीछे W का पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर है, पी ए, और P की P और A की हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दिया, और A है 2 पाई R ये डेल्टा R, और इंटीग्रेशन लगा के हमने जब हल किया तो कांस्टेंट रकम बाहर आ जाएगी। वो कौन सी है, 2 पाई म्यू P, और R जो सा उसका हमारे पास स्क्वायर है, तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद R क्यूब ओवर 3, और कुल बन जाएगी T इज इक्वल टू 2 पाई म्यू P इंटू R क्यूब ओवर 3 लिमिट्स R2 R1, और लिमिट्स पुट करके हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 ओवर 3 पाई म्यू P R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। आगे हमें P की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, वो क्या थी, W ओवर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, वो हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, T इज इक्वल टू 2 ओवर 3 पाई म्यू W ओवर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, और हमने उन्हें आपस में जोड़ दिया, पाई पाई ख़त्म हो गया और आपस में कट गए वो, और T आ गया 2 ओवर 3 पाई W R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब ओवर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आगे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ये है कि जो सा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो बराबर है C ओवर R के। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसके बराबर है, C ओवर R के, और C इसमें हमारे पास है कांस्टेंट, और R है जो सा रेडियस है हमें मिला हुआ। इसमें बेसिकली हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी को हम फिर वो क्योंकि वेलोसिटी रेडियस के होती है कि जितना रेडियस होगा उसके हिसाब से वेलोसिटी होगी, इसलिए हम वेलोसिटी नहीं लिखते, उसकी जगह R लिख लेते हैं। और W हमारे पास आया है P 2 पाई R dr, और 2 पाई R dr A हमारे पास एरिया है, P प्रेशर है, और W हमारे पास जो लोड है, और P की जगह C ओवर R लग गया, और 2 पाई C dr लग गया, या C की जगह R ही आएगा यहाँ पे, तो dW आ गया 2 पाई C dr। और आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 पाई C dr आ जाएगा, और 2 पाई C R1 ओवर R2 आ जाएगा। पीछे क्वेश्चन में वो R क्योंकि C कांस्टेंट है वो बाहर चला जाता है, वहाँ पर R नहीं लिखा हुआ, तो ये R वहाँ पर लिखना था R, तो 2 पाई C R1 माइनस R2 आ गया, और C इज इक्वल टू W ओवर 2 पाई R1 माइनस R2, और TR आ गया 2 पाई
2 पाई म्यू पी आर स्केयर डी आर, जो हमारे पास तार है रिंग की। यहाँ पर हमने R1 और R जो सा है उसका प्लेट का इक्वेशन 4 में जो से हमने इंटीग्रेशन ली थी वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। और इसमें बेसिकली थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा बीच में आगे पीछे कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर आर हमारे पास ख़त्म हो गया था, उसकी जगह आर लगा दिया था। अब हमने क्योंकि इसमें रिंग ही देखनी है फ्रिक्शन, इसलिए हमने जो तार का एफ मल्टीप्लाई बाय आर वाला फार्मूला है उसमें पुट किया, तो वो उसके साथ आता कोसेकेंट अल्फा, वो डी आर कोसेकेंट अल्फा लगेगा और उससे हल हो गया। हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2 पाई म्यू सी R1 का स्केयर माइनस R2 का स्केयर ओवर 2, R1 R2 ओवर 2। ये जो सा है ये कांस्टेंट जो सा R है जो मेन रेडियस होता है वो उसके बराबर है वो है। लेकिन इसमें जो सा हमारे पास जो सा R1 ये जो सा 3 था, R1 स्केयर माइनस R2 स्केयर ओवर R1 प्लस R2, ये जो सा है ये हमारे पास मीन R के बराबर है। उसको हम R1 प्लस R2 ओवर 2 मीन जो सा रेडियस है उसके बराबर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सा R1 नीचे वाला है R1 माइनस R2, ये ऊपर वाले R1 माइनस R2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का फार्मूला बनेगा a स्केयर माइनस b स्केयर, तो वो ख़त्म हो गया बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे है a माइनस बी, वो आप आपस में समझ लें R माइनस R2 ऊपर वाले R माइनस R2 से ख़त्म हो गया, तो पीछे रह गया R1 प्लस R2 ओवर 2 और वो R के बराबर आ गया, तो वो बनेगा T इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई म्यू डब्ल्यू आर। और हमें पता है जो सी हमें अगर देखनी हो कि कितनी एक शाफ्ट की है स्पीड या उसमें कितने है उसका पावर कितनी ट्रांसमिट हुई है, तो हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा हमें पता है 2 पाई n ओवर 60 के बराबर है। और वो n जो है वो जो से शाफ्ट की जो एक रोटेशन जो सी है वो उसकी स्पीड है, एक रेजोल्यूशन पर मिनट में उसकी जितनी स्पीड है वो n है। आगे न्यूमेरिकल है कि एक सिंगल प्लेट है क्लच है, प्लेट का क्लच है विद बोथ साइड इफेक्टिव, उसकी बोथ साइड जुड़ी हैं, हैज आउटर एंड इनर डायमीटर्स 300 मिलीमीटर एंड 200 मिलीमीटर, मतलब उसका बाहर वाला और अंदर वाला जो डायमीटर है वो 300 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर, मतलब उसका रेडियस क्या होगा हाफ। द मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रेशर of the at any point, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का जिक्र हुआ है, मतलब ये वेरिंग वाला यूनिफॉर्म वेरिंग वाला आएगा इसमें, और मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हमने फार्मूला पढ़ा है कि मैक्सिमम के लिए P मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू C आएगा, और R की जगह हम R1 भी लगा सकते हैं अगर R1 पर मैक्सिमम है, और R2 पर अगर मैक्सिमम है तो R2 लगाएंगे। तो हम उसमें जो सी प्रेशर है वो है 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर if the coefficient of friction is 0.3, determine the power transmitted by a clutch at a speed 2500 rpm। अगर जो सी फ्रिक्शन है coefficient of friction म्यू वो 0.3 के बराबर है, तो जैसा हमने देना है कि पावर ट्रांसमिट कितनी हुई है, कितनी स्पीड पर 2500 रेजोल्यूशन पर मिनट पर। तो हमारे पास D1 है और D2 है, D1 300 है तो उसका R1 होगा 150 और R2 होगा 100, क्योंकि D2 200 के बराबर है। तो P आ गया हमारे पास 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और म्यू 0.3 है, और n का हमें पता है वो है 2500 rpm। और हम अब निकालेंगे ओमेगा, ओमेगा है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय n ओवर 60, और n की हमें वैल्यू पता है 2500 है, वो लगाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 261.8 रेडियन पर सेकंड। और
मैक्सिमम प्रेशर है, तो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी की, तो हमने उसका फार्मूला पढ़ा है P मैक्सिमम R2, और उसकी जगह लग जाएगा फार्मूला PR2 इज इक्वल टू C, और C निकालेंगे तो वो बनेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मिलीमीटर, और W बराबर है 2 पाई C इंटू R1 माइनस R2, और आ गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 3142 न्यूटन। और हम यहाँ पर मीन रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमने पूरी शाफ्ट का देखना है कितनी टॉर्क हुआ है उसमें ट्रांसमिट, क्योंकि प्रेशर हमें सिर्फ पहली जैसा आउटर और इनर जो सी है उसका क्लच का पता है, हमने पूरा देना है कि पूरा उसमें कितना ट्रांसफर हुआ है। तो उसके लिए हम मीन रेडियस निकालेंगे, वो आएगा R इज इक्वल टू 1 प्लस R2/2, और वो आएगा 150 प्लस 100/2 इज इक्वल टू 125 मिलीमीटर, और मीटर में लेके आएंगे तो वो आएगा 0.125 मीटर। और अब हमने टार्क मालूम करना है, टार्क इज इक्वल टू N म्यू W आ रहा है। अब वो N हमारे पास 2 है और म्यू हमारे पास 0.3 है, तो हमने निकाला हुआ है, और R भी हमने निकाला ऊपर 0.125, तो उसका जवाब आता है 235.65 न्यूटन मीटर आया। अब हमने पावर ट्रांसमिट निकालनी है नीचे, तो पावर है P इज इक्वल टू T.W, और टार्क हमने निकाले ऊपर, वो है 235.65 है, और जो सा हमारे पास W है वो है 261.8 है, और उसको हल किया तो हमारे पास पावर आ गया है 61.693 किलो वाट। अब तार ट्रांसमिशन में हमने ऊपर N लगा के उसकी जगह 2 लगाया है। उसका 2 लगाने का मकसद ये था कि जो सी है ना सिंगल प्लेट, उसकी बहुत साइड इफेक्ट हो रही है, उसलिए क्योंकि दोनों तरफ तार का मल पैदा हो रहा है, इसलिए हमने N की जगह 2N लगाया, 2 लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म का नियरली उसका मल्टीपल क्लचेस की तरफ वो जा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन है और मेरा जो टॉपिक था वो मल्टीप्लेट क्लच है। तो मैं इसमें कुछ मल्टीप्लेट क्लच के मुतालिक ब्रीफ करूँगा कि वो क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है, और इसमें इसके मेजर जो पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं उनके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टी प्लेट्स और क्लच। मल्टी प्लेट्स का मतलब कि एक से ज़्यादा प्लेट्स जिसमें इस्तेमाल होती हैं क्लच में। तो क्लच एक ऐसा मशीन एलिमेंट पार्ट होता है जो कि इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स के साथ एंगेज और डिसएंगेज करता है, एंगेज भी करता है और डिसएंगेज भी करता है। तो मल्टीप्लेट क्लच एक ऐसा क्लच होता है जिसको हम हाई टार्क हाई पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा प्लेट्स लगी होती हैं और इनका मकसद पावर को ज़्यादा हाई पावर हाई टार्क को इंजन शाफ्ट से गियर बॉक्स तक मुंतकिल करना है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इसमें वर्किंग के दौरान सबसे पहले एक इंजन शाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील जो कि इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ कॉन्टैक्ट होता है, और इसमें इसके बाद क्लच प्लेट्स आती हैं जो कि तरतीब के साथ 3 प्लेट्स लगी होती हैं। उन तीनों प्लेट्स के ऊपर फ्रिक्शन मटेरियल होता है जो उनमें रबड़ का बस बनता है, जिससे मूवमेंट के दौरान उनमें रुकावट आती है, और उनसे एक प्लेट से दूसरी और दूसरी से तीसरी और फिर इससे फ्लाई व्हील और गियर बॉक्स तक पावर फ्लाई व्हील वो कन्वर्ट होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों प्लेट्स के दरमियान 3 प्लेट्स मौजूद और होती हैं, और 3 प्लेट्स मौजूद होती हैं जो कि स्टील या कास्ट आयरन की हो सकती हैं, जो इन क्लच प्लेट्स जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो इनमें कनेक्ट होने में मदद करती हैं।
इसके एंड में सर एक प्रेशर प्लेट होती है, जो प्रेशर प्लेट इन तीनों क्लच प्लेट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर अप्लाई किए रखती है, जब जो कि इंगेज हालत में होता है, जब यानी कि जब क्लच इंगेज कंडीशन में होता है, तो इंगेज कंडीशन में होता है तो प्रेशर प्लेट इनके ऊपर प्रेशर प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट्स के ऊपर अपना कॉन्टिन्यूसली प्रेशर कायम रखती है। और जो प्रेशर प्लेट है वो एक डायाफ्राम स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होती है, जो साइडों से बूट्स की मदद से प्रेशर प्लेट्स के कोनों के साथ कनेक्ट होता है और दरमियान में मूवेबल होता है। जैसे हम पेडल को प्रेस करते हैं, डायफ्राम स्प्रिंग सेंटर से आगे की तरफ मूव करता है और प्रेशर प्लेट्स पीछे की तरफ मूव होती हैं साइडों से, तो अपना प्रेशर रिलीज कर देती है, जिससे जो पावर का कनेक्शन है इंजन और गियर बॉक्स का वो डिसंगेज हो जाता है। जैसे ही हम पेडल को छोड़ते हैं वो इंगेज कंडीशन में हो जाता है, तो उसी तरतीब के साथ भी पावर इंजन से गियर बॉक्स की तरफ मुंतकिल हो जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा रोल नंबर 18 BSC09 है। मेरा आज का टॉपिक मल्टीप्लेट क्लच है। ये बेसिकली पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी मल्टी डिस्क क्लच की। इसमें क्लच डिस्क दिखाई गई हैं, क्लच प्लेट्स आगे मूव कर। यहाँ पर हम मल्टी क्लच डिस्क के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी को देखेंगे। बेसिकली यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अगर होगी तो क्लच को हम न्यू कंसीडर करेंगे, और अगर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी होगी तो जाहिर बात है वेयर हुई हुई है तो पुरानी कंसीडर होगी। इसके मुताबिक ही हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला पीछे डेरिवेशन के जरिए हल किया गया है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए टार्क का फार्मूला जो निकाला गया है वो N2/3 म्यू डब्ल्यू, उसके बाद R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब ओवर R1 का स्केयर माइनस R2 का स्केयर। इसके बाद यूनिफॉर्म थ्योरी के लिए जो टार्क का फार्मूला वो N मल्टीप्लाई बाय 1/2 म्यू डब्ल्यू R1 plus R2 of new clutch. The intensity of pressure is uniform along the surface of the clutch, but in case of all clutch, uniform theory is more correct. For single plate clutch, normally both sides of plate are effective. Therefore, single plate clutch has two pairs of contacting surface N is equal to. In actual practice, usually the theory of uniform wear is used in analysis of clutch. Intensity of pressure is maximum at the inner radius R2 of the friction or contact surface. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ प्रेशर पीएम इज मैक्सिमम होगा और जो रेडियस है इसका वो इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट के सी के, और इसी तरह पी मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आर को उस दूसरी तरफ लेके जाएं तो सी ओवर आर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम है तो R2 होगा, अगर मिनिमम है तो R1 हो जाएगा। इंटेंसिटी प्रेशर इज मिनिमम एट इन R2 रेडियस R1 ऑफ द फ्रिक्शन और कंटैक्ट सर्विस। अगर पी मैक्सिमम जरा R1 है इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर R1 को उधर ले जाएं तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू सी ओवर R1 हो जाएगा। इन मल्टीपल डिस्क क्लच N1 number of disc are driving shaft and 2 number of disc are driven shaft. बेसिकली N1 वो नंबर होंगे शाफ्ट के, जो ड्रिवन शाफ्ट ड्राइविंग शाफ्ट है, मतलब जो क्रैंक शाफ्ट है इंजन की शाफ्ट है वो N1 है, और N2 जो क्लच शाफ्ट है ड्रिवन शाफ्ट जो चल रही है शाफ्ट वो N2 होगी। नंबर ऑफ पेयर इन कॉन्टैक्ट N is equal to N1 plus N2 minus 1. अब न्यूमेरिकल है मल्टीप्लेट क्लच का। A multi-disc clutch has 5 plates having 4 pairs of active friction surfaces. If the intensity of pressure is not to exceed 0.127 Newton per millimeter square. यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो दिया गया है वो है 0.127 न्यूटन पर मिलीमीटर। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड एट 500 RPM। यहाँ पर n की स्पीड n की जो वैल्यू वो भी दी गई है, स्पीड जो है 500 RPM पर। The outer and inner radius of friction surfaces are 125 mm and 75 mm respectively. यहाँ पर आउटर और इनर रेडियस भी दिया गया है सरफेस का। जो आउटर रेडियस है वो भी दिया गया है 125 मिलीमीटर एंड इनर रेडियस जो है वो 75 मिलीमीटर। आउटर रेडियस R1 और इनर रेडियस R2। अज्यूम यूनिफॉर्म वियर, यहाँ पर उसने बता दिया है सवाल में कि यूनिफॉर्म वियर जो है अज्यूम करना है, इसके मुताबिक क्वेश्चन को हल करना है। एंड टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू जो है 0.3 लेना है। अब उसने जो सवाल में फाइंड करने के लिए दिया वो पावर ट्रांसमिटेड है एट 500 RPM, इसलिए हम सबसे पहले 5 जो पावर का फार्मूला वो लिख लेंगे P इज इक्वल टू
टी ओमेगा होता है पावर का फार्मूला। इस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग में चलते जाएंगे। अब हमें जब P इज इक्वल टू पावर जो है उस वो टार्क और ओमेगा होती है, तो हमें इसमें ओमेगा तो मालूम है और टार्क मालूम नहीं है, इसलिए हम टार्क का फार्मूला फिर लिखेंगे T इज इक्वल टू एन म्यू डब्ल्यू आर। ये टार्क का फार्मूला है। एन इसके साथ जो पेयर है एन इज इक्वल टू 4 दिया उसने एग्जाम में जो क्वेश्चन है, एन की तादाद दी उसने एन 4, वो मौजूद है, म्यू मौजूद है, डब्ल्यू और आर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम आर और डब्ल्यू के लिए भी पीछे आगे निकालेंगे आर और डब्ल्यू को, ताकि टार्क का फार्मूला निकाल टार्क को निकाल सकें। इन टेस्ट योर प्रेशर इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस आर टू। चूंकि टेस्ट योर प्रेशर इज मैक्सिमम है, इसलिए पी आर टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, और टेस्ट योर प्रेशर भी दिया गया है और आर टू भी दिया गया है, इसलिए इसकी कीमतें लगाएंगे और हमारे पास कांस्टेंट निकल आएगा। इसके बाद वी नो दैट द एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड टू एंगेज द क्लच। यहाँ पर एक्सियल फोर्स मालूम करनी है जो क्लच को एंगेज करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो डब्ल्यू होती है। डब्ल्यू का फार्मूला 2 पाई C R1 माइनस R2। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं था, वो निकल आया है। अब वो 2 पाई कांस्टेंट की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे और R1 माइनस R2 की वैल्यू दी गई है वो भी लगाएंगे, तो हमारे पास एक्सियल जो फोर्स है वो निकल आएगी। इसके बाद मीन रेडियस जो है, जो R1 और R2 दोनों का मीन रेडियस है वो निकालेंगे। आर है बड़ा आर, उसके लिए हमें यूनिफॉर्म वियर का जो फार्मूला है वो लगाना है। यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए फार्मूला मीन रेडियस का दूसरा है, वो नहीं लगाना इधर, क्योंकि यूनिफॉर्म वियर हमें ज्यूम करा दिया गया क्वेश्चन में, इसलिए हम मीन रेडियस के लिए आर जो बड़े आर का फार्मूला वो R1 प्लस R2/2। इसी तरह इसकी वैल्यूज जो लगा देंगे इसके फार्मूले में, R1 की वैल्यू 125 प्लस R2 की वैल्यू 75, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 100 मिलीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मीटर में करना हो तो 0.1 मीटर ये हो जाएगा, और मीन रेडियस की वैल्यू आ गई। इसी तरह टार्क ट्रांसमिटेड जो हो रहा है उसके लिए टार्क का जो फार्मूला है T इज इक्वल टू एन म्यू डब्ल्यू आर। अब हमारे पास एक्सियल फोर्स भी निकल आई है W, और जो मीन रेडियस भी निकल आया, और इसके बाद जो एन हमें दिया गया 4 पेयर्स हैं, एन की वैल्यू दी गई है वो भी हमारे पास है, और म्यू भी हमारे पास है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह इनकी जो वैल्यूज हैं वो फार्मूलाज में पुट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 358.8 न्यूटन मीटर। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दी गई पावर ट्रांसमिटेड एट 500 यूनिफॉर्म वेयर आरपीएम, जो 500 आरपीएम पे पावर ट्रांसमिटेड है वो मालूम करनी है। उसके लिए फार्मूला है P इज इक्वल टू टी ओमेगा। टी टार्क है, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू दी गई है जो हमने जो आरपीएम दी गई है 500 से निकाली है। बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई N और 60 होता है। इस तरह 2 पाई N की वैल्यू पुट की और 60/60, इस तरह हमें हमारे पास एन की ओमेगा की वैल्यू आ गई 52.4 रेडियन पर सेकंड, और इसे इधर पुट करेंगे। टार्क की वैल्यू भी हमारे पास है 358.8 न्यूटन मीटर। इसके साथ जो मेगा की वैल्यू 52.4 वो पुट करेंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी 18,800 वाट। चूंकि हमें किलो वाट में करना है तो इसलिए पी जो पावर ट्रांसमिटेड है वो 18.8 किलो वाट आ जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मेरा रोल नंबर 18 BSc 3 है। मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लच में कौन क्लच है। कौन क्लच बेसिकली क्या चीज़ है। कौन क्लच को ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिस्क क्लच के साथ जो है रिप्लेस किया गया है। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, एक आउटर कोन है और इसके अंदर फ्रिक्शन लाइनिंग भी है, इनर कोन है उसके अंदर भी फ्रिक्शन लाइनिंग की गई है। इसको हम आसानी के लिए मेल कोन और फीमेल कोन का लफ्ज़ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्प्रिंग है, एक्सियल स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग की वजह से ये जो दोनों कोन्स है ना आपस में मेट करती हैं। कोन क्लच सर्व्स द सेम पर्पस एज ए डिस्क और प्लेट क्लच। However, instead of making two spinning discs, the cone clutch uses two conical surfaces to transmit friction and torque. The cone clutch transfers a higher torque than plate or disc clutches of the same size due to the wedging action and increased surface area. कोन क्लच के बारे में जैसा कि पहले बताया गया कि मल्टीपल क्लच जो है वो कार रेसिंग के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कोन क्लच को मल्टीपल क्लच से ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि कोन क्लच कम स्लिप देता है और ब्रेक भी अचानक जो जरूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फ्रिक्शन लाइनिंग की गई होती है।
फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स के अंदर, और एक लीवर लगाया गया होता है जिसकी वजह से हम उसको पुश करके इन दोनों को आपस में मेट कर देते हैं। और कौन क्लच जो है दूसरे क्लचेस की निस्बत से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्ले मल्टीपल या सिंगल प्लेट ज्यादा, उससे ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करता है। कौन क्लचेस आर जनरल ओनली यूज्ड इन लो स्पीड एप्लीकेशन although they were once common in automobiles, other combustion transmission. They are usually now confined to very special transmission in racing, railing, or in extreme off-road vehicles, although they are common in powerboats. जैसा कि इसमें बताया गया है, कौन क्लचेस जो है ये ऑफ रोड व्हीकल्स, रेलिंग, रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो फ्रिक्शन की लाइनिंग की गई होती है, इस वजह से जब लीवर को प्रेस किया जाता है, उस वजह लीवर को प्रेस किया जाता है तो ये आपस में डिसएंगेज हो जाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स आपस में डिसएंगेज हो जाते हैं। और जैसा कि ये सामने हमारे सामने एक डायग्राम है कौन क्लच की, इसके अंदर उन्हें वाज़े तौर पे दिखाया हुआ है कि कौन क्लच कैसे वर्किंग करता है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो कॉनिकल सरफेसेस हैं, जहाँ पर फ्रिक्शन और कॉनिकल फ्रिक्शन सरफेस, जो फ्रिक्शन लाइनिंग इसके अंदर की जाती है या फ्रिक्शन सरफेस प्रोड्यूस की जाती है, वो डिफरेंट मटेरियल से की जाती है, जिसमें हमारे पास वुड भी है, लेदर है, कॉर्क है या एस्बेस्टस वगैरह इस तरह के मटेरियल है। और जो क्लच फेसिस का जो मटेरियल है ना, वो डिपेंड करता है अलोएबल नॉर्मल प्रेशर पे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। जैसे ही अगर हम देखें जो अल्फा एंगल इसमें शो करवाया गया, अगर एक मुकम्मल कोन बनाए और उसके एपेक्स या वर्टेक्स लाइन जिसको कहते हैं उधर से देखा जाए तो इसके दोनों तरफ अल्फा एंगल है। जैसे इस तरफ एक साइड पे इधर अल्फा एंगल शो है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी होगा। और जो फ्रिक्शन सरफेस या आप कह लें कॉनिकल फ्रिक्शन सरफेस है ना, उसका जो छोटा रेडियस है ना, छोटा जो डायमीटर है, उसको R2 से डिनोट किया गया और जो बड़ा डायमीटर है उसको R1 से डिनोट किया गया। एक स्प्रिंग लगी है और दो शाफ्ट्स हैं। नेक्स्ट साइड कौन क्लच, इसमें जैसे कि दूसरे क्लच के अंदर भी दो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें भी अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है जिसमें जो हमारे पास P है वो कांस्टेंट होगा, और एक यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी है जिसमें P और R का प्रोडक्ट जो कि C के बराबर है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट प्लीज, ये न्यूमेरिकल है। An engine developing 45 kilowatt at 1000 rpm is fitted with a cone clutch built inside the flywheel. The cone has a face angle of 12.5 degree and a maximum mean diameter of 500 millimeter. The coefficient of friction is 0.2. The normal pressure on the clutch face is not to exceed 0.1 Newton per millimeter square. डिटरमाइन, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसमें नंबर 1 पे है द एक्सियल स्प्रिंग फोर्स नेसेसरी टू एंगेज टू क्लच, एंड नंबर 2 इज द फेस विड्थ रिक्वायर्ड। जो हमारे पास गिवन डाटा है, सबसे पहले जो पावर है P, वो हमें उसने दिया 45 किलोवाट, जिसको हम वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास रेवोल्यूशन है N, वो हमारे पास 1000 है, और इसकी मदद से N की मदद से हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे। ओमेगा हमारे पास आया 104.7 रेडियंस पर सेकेंड। और जो इसने फेस एंगल दिया है वो हमारे पास बेसिकली अल्फा है, और अल्फा हमारे पास है 12.5 डिग्री। उसके पास जो डायमीटर है वो 500 है, जिसको हम रेडियस में जाहिर करते हैं 250 मिलीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से जाहिर करते हैं जो हमारे पास 0.2 है, और 0.1 जो है वो हमारे पास है नॉर्मल प्रेशर फॉर द क्लच। सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्सियल स्प्रिंग फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द टॉर्क। हमारे पास जो टी पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू टी डॉट डब्ल्यू। हमारे पास पावर भी अवेलेबल है, ओमेगा भी अवेलेबल है। P इज इक्वल टू टी डॉट डब्ल्यू की मदद से हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आई है 430 न्यूटन मीटर। और हमें यह भी पता है जो टॉर्क क्लच के जरिए पैदा की गई है वो कितनी है, वो T बराबर म्यू डॉट डब्ल्यू डॉट आर है। इसमें हमारे पास टॉर्क जो भी फाइंड किया है वो भी अवेलेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, और हमारे पास आर भी अवेलेबल है। इधर से हम WN फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास टॉर्क डिवाइडेड बाय द क्लच होगी। एक्सियल स्प्रिंग फोर्स नेसेसरी टू एंगेज द क्लच, इसका हमारे पास फार्मूला है WE इज इक्वल टू WN इनटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3540 न्यूटन। दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है फेस विड्थ रिक्वायर्ड। फेस विड्थ को जो डायग्राम में हमने देखा था, जो फ्रिक्शन सरफेस थी या कोनिकल एंगल था, वो हमारे पास B से जाहिर किया गया। इधर भी हम उसको B से यूज कर रहे हैं, और जो हमारे पास एंड पे फार्मूला आ रहा है वो है WE इज इक्वल टू PN मल्टीप्लाई बाई 2 पाई R इंटू B। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 54.7 मिलीमीटर। Thank you. Assalamu alaikum. My roll number is 36 and I am Abu Bakar. Let's start centrifugal clutch. So centrifugal clutch है क्या?
इसकी पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। ये वो फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज को राउंड, मतलब कोई एक्सेस हो ना उसका, तो उसके अराउंड घूमने पर मजबूर करती है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, उसके बिना पर ये जो है वर्क करता है। द सेंट्रीफ्यूगल, द क्लच पर्पस इज टू डिसंगेज व्हेन द इंजन इज आइडलिंग टू दैट द चेन डज नॉट मूव। जब कहते हैं क्लच जो है डिसंगेज होता है तो ये इंजन से मतलब ज्यादा हो जाता है, तो उसका पावर ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, these clutch are particularly useful to internal combustion engines। ये जो है यूज होता है इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर, which can not be started under load, जो लोड के अंदर स्टार्ट नहीं होते। The clutch consists of three parts। इसके जो है ना वो तीन जो है वो हिस्से हैं। An outer drum that turns freely। This drum includes a sprocket। इसके अंदर जो है ना स्प्रॉकेट्स लगी होती हैं, जिसको हम आमतौर पर गरारियां कहते हैं। ठीक है ना। That engage to the chain, जो चेन के साथ एंगेज होती है, जुड़ी होती हैं। When drum turns, जब ड्रम मूव करते हैं, द चेन टर्न्स, तो तब ही चेन मूव करती है। अ सेंटर शाफ्ट अटैच्ड डायरेक्टली टू द इंजन क्रैंक शाफ्ट, जो इसकी सेंटर शाफ्ट है वो डायरेक्टली जो है वो इसके साथ कनेक्ट होती है इंजन क्रैंक शाफ्ट के। इफ द इंजन इज टर्निंग, जब इंजन जो टर्न करता है, मूव करता है, सो दिस इज शाफ्ट। अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल क्लच वेट्स, जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट क्लच का जो पेयर है वो अटैच होता है। अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल क्लच वेट्स, जो सिलेंड्रिकल क्लच का वेट्स है वो अटैच होता है सेंटर शाफ्ट के, along with the spring के along, that keeps them retract against shaft, जो शाफ्ट के रिट्रैक्ट होता है। ये उसकी डायग्राम बनी हुई है, जिसमें इसका फार्मूला ये W ओमेगा है। F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा है वो ड्राइविंग शाफ्ट को जो रोटेट करता है उसका, उससे जाहिर होता है। और ये दरमियान में जो शाफ्ट लगी हुई है वो है ड्रिवन शाफ्ट। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसकी कुछ जो है वो इसके फायदे हैं। इट इज ऑटोमेटिक। इसमें अब इसकी मिसाल आपने गाड़ियां देखी होंगी जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, जिनमें आपने देखा होगा क्लच नहीं होता, तो उनका यही फंक्शन है, उनमें ये क्लच यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है जो। इट इज ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है। इन अ कार विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन यू नीड अ क्लच पैडल। इसके लिए हमें क्लच पैडल की भी जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच डज नॉट, मतलब सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो होता है ना वो, उसमें क्लच जो होता है ना वो नहीं होता। स्लिप्स ऑटोमेटिकली टू अवॉइड स्टॉलिंग द इंजन। इट स्लिप्स ऑटोमेटिकली टू अवॉइड स्टॉलिंग द इंजन इन अ कार, द ड्राइवर आवाज मस्ट स्लिप ठीक द से नहीं क्लच। आ रही, सॉरी टू इंटरप्ट। आवाज नहीं आ रही है आपको? यार मेरा तो माइक ठीक है। आ रही है। आ रही है ना? अच्छा। ठीक है, आप कंटिन्यू अच्छा, करें। ये मैं बता रहा था कि अब ऑटोमेटिक जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें क्लच है ना वो ऑटोमेटिकली तौर पर काम करता है। ठीक है, इसमें वो क्लच नहीं होता। वो जो अंदर मतलब क्लच होता है, बाहर हमें वो जो पेडल हमें आम गाड़ी में नजर आता है वो नहीं होता। जब इसका जो है ना वो ग्रेजुअली एंगेज होना चाहिए क्लच जो है, जिससे स्पीड ज्यादा आप करते हुए, कम सॉरी, करते हुए। आपका मतलब है कि जो मैकेनिकली क्लच है वो नहीं यूज हो रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये क्लच जो है ना हमें नजर नहीं आता है ना, ये अंदर हमने फिट किया हुआ है। क्लच होता जरूर है लेकिन ये ऑटोमेटिक है, उसके अंदर होता है सारा सिस्टम जो है, हमें मैकेनिकली इसको ना वो हैंडल नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया ना? अच्छा, यहाँ से हम हमदा रोल नंबर है 39, वो स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा सिद्दीक है और मेरा रोल नंबर है 39। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, और ये मेरा जो प्रीवियस मेट था अबू बकर, उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और यहाँ से अब आगे कुछ डेरिवेशन है और उसके साथ एक न्यूमेरिकल है, वो मैंने सॉल्व करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब भी जैसे अबू बकर ने स्टार्ट में बताया था कि एक चीज़ ऐसी जो सर्कुलर वे के अंदर मूव कर रही है। और आप इसके इसकी एग्जांपल को अब यूं लें, ये एग्जांपल के बाद में फिर मैं आपको ये फार्मूला भी जो है समझाता हूँ कि एक आप पत्थर को पकड़ के एक रस्सी के साथ बांध के अगर आप उसको गोल वे के अंदर घुमाएंगे तो वो फोर्स लगाएगा, जिससे पत्थर बाहर की तरफ मूव करेगा। सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ये काम करता है। और इसके लिए अभी हम देखेंगे कि अभी अब एक स्लाइड पीछे गुजरी थी जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल क्लच को शो किया गया था ड्राइंग के थ्रू। तो उसके अंदर भी अगर आप वो स्लाइड खोल दे तो जरा इजी हो जाएगा। अभी ये वाली सेंट्रीफ्यूगल क्लच की जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप है। यहाँ पे जो सेंटर ये राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रही है गोल वाली, ये बिल्कुल एक सेंट्रीफ्यूगल की वो शो कर रही है कि कैसे, जैसे ये इस साइड पे जो लगे हुए हैं क्या शूज,
ये जब मूव करेंगे तो ये सर्कुलर वे के अंदर मूव करेंगे। जैसे ये आपको सामने ओमेगा शो भी हो रहा है, यहाँ पर ओमेगा बेसिकली एक एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब ये सर्कुलर वे के अंदर मूव करेंगे स्पीड के अंदर, तो ये शूज बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल को एक बहुत अच्छे तरीके से शो कर रही है। अभी आप आगे आओ, मैं आपको एक बताता हूँ इसका जो फार्मूला है। वैसे जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है F = mv²r, जिसके अंदर m जो है वो मास होता है, r रेडियस होता है और v वेलोसिटी होती है। लेकिन हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर हम v को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा के साथ। तो F1 और F2 ये दोनों सेम ही है, यानी कि F1 अगर इक्वल है mv²/r के, या m ओमेगा²r, तो F2 भी इक्वल हो गया m2 ओमेगा²r के। तो ये दोनों अगर F1 और F2 इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि mr ओमेगा² जो है ये भी इन दोनों के इक्वल है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर ये कह रहे हैं कि A centrifugal clutch has 4 shoes। एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, उसके अंदर 4 शूज लगे हैं, यानी कि n हमारे पास कितने हैं, 4। which slightly radially in a spider key to the driving shaft and make contact with the internal cylindrical surface of a rim key to the driven shaft। when the clutch is at rest, जब clutch आपका रेस्ट के ऊपर है, each shoe is pulled against a stop by a spring so as leave radial clearance 5 mm between the shoe and rim। जो क्लियरेंस है शू और रिम के दरमियान वो हमारे पास कितनी है, 5 mm। the pull exerted by the spring, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है स्प्रिंग की वजह से, is then 500 न्यूटन, जो कितनी है हमारे पास 500 न्यूटन है। the mass center of the shoe is 160 millimeter from the axis of the clutch। जो mass center है वो क्या नाम है, जो क्लच के एक्सिस से है वो हमारे पास कितना है, 160 मिलीमीटर। if the internal diameter of the rim, अगर diameter जो रिम का अंदरूनी diameter है वो हमारे पास कितना है जी, 400 मिलीमीटर। and the mass of the each shoe is 8 kg। और इसके अंदर जो शूज लगे हुए हैं उनमें से एक शू जो है उसका वेट कितना है, 8 kg। मीन जितने भी शू हैं उनमें हर एक शू का वेट मास कितना है हमारे पास, 8 kg। The stiffness of each spring is 50 न्यूटन पर मिलीमीटर। जो स्टिफनेस है वो 50 है हमारे पास। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमारे पास कितना बिटवीन शू एंड द रिम इज 0.3। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय द क्लच एट द 500 आरपीएम। आरपीएम हमारे पास कितने दिए हैं, 500 है। तो इसके ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है। तो नीचे डाटा के अंदर हम देख लेते हैं, एन हमारे पास 4 है, सी हमारे पास जो है वो 5 मिलीमीटर है यानी कि क्लियरेंस, और एस हमारे पास 500 न्यूटन है। ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था स्प्रिंग की तरफ से जो फोर्स पुल, एक्चुअली पुल भी जो है वो एक फोर्स ही है जो 500 न्यूटन है। और हमारे पास जो है वो 160 मिलीमीटर है, डायमीटर 400 मिलीमीटर था, इसको हम रेडियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 मिलीमीटर। और आगे फर्दर हम इस मिलीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0.2 मीटर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मास ऑफ ईच शू था वो 8 kg है, और एस हमारे पास जो स्टिफनेस थी, आवाज आ रही है जी आ रही है। एस हमारे पास जो स्टिफनेस है वो 50 न्यूटन पर मिलीमीटर है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है हमारे पास वो था 0.3। और एंड पे जो हमें नंबर ऑफ आरपीएम दिए गए थे वो थे 500 आरपीएम। अच्छा, अभी हमने जो फाइंड करना है वो हमने पावर करनी है, और हम इसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी जाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होता है पावर ट्रांसमिटेड का। P = T × ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा हमारे पास यूज हुआ है, मीन ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम सबसे पहले ओमेगा फाइंड करेंगे। आरपीएम जो हमारे पास है, एन हमारे पास जो दिया हुआ है 500 आरपीएम से, तो ओमेगा का फार्मूला होता है 2πn/60। तो 2πn, n हमारे पास कितना है 500 है, और 60 हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आएगी 52.37 रेडियंस पर सेकंड, यानी कि रेडियंस के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब हम इसको जरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आर हमारे पास अच्छा, हमें पता है कि ऑपरेटिंग रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, आर प्लस सी के, यानी कि यहाँ पे आर हमारे पास, सी जो हमारे पास वो क्लियरेंस है, और आर हमारे पास जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 160 मिलीमीटर, ये वो वाला डिस्टेंस है जो मैस सेंटर से जो एक्सिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द क्लच, जो मैस सेंटर है शू का 160, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑपरेटिंग रेडियस। ये ऑपरेटिंग रेडियस जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी का जो मैंने आपको, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैंने सबसे पहले आपको
फॉर्मूला बताया था एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आर वो वाला रेडियस का है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। चलें आगे चलते हैं जी। पी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सी जो ये शो कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल को, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। एम हमारे पास कितना था, मैथ जो ईच शू का वो 8 kg था, और ओमेगा स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू जो रेडियंस के अंदर निकली है वो 52.37 है। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, क्रॉस कर देंगे इसको 0.165 जो अभी हमने ऊपर रेडियस निकाला है। तो इस सारे को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक आंसर आएगा वो होगा 3620 न्यूटन। अभी ये तो हमारे पास आ गई है पीसी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हम एक इनवर्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग जो है ये भी फाइंड करेंगे। ये ऊपर लग रही थी और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास, अच्छा आप यहाँ पे P4 को आप एस भी लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला आप ये होगा कि एस प्लस सी इंटू एस। सी हमारे पास क्लियरेंस है, एस हमारे पास स्टिफनेस है, और छोटा स्मॉल एस जो है वो स्टिफनेस है, और बड़ा एस जो है ये हमारे पास है 500 न्यूटन, जो अभी सबसे पहले स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था। इसको हम सॉल्व करेंगे तो P4 हमारे पास या PS हमारे पास आ जाएगा 750 न्यूटन। अच्छा अभी हमने जब इसको पढ़ा था तो जब जैसे अबू बकर भी बता रहा था कि सेंट्रल के अंदर टेंजेंटली जो है फोर्स एक्ट करती है। मीन जब ये सर्कुलर वे के अंदर मूव करेगा, सर्कुलर के अंदर मूव करेगा, तो इसके ऊपर एक बाहर से एक फोर्स टेंजेंशियली जो है वो एक्ट करेगी। तो उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है कि F इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू हमारे पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन है इस, और जो P सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी और इनवर्ट फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इनवर्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग है, इन दोनों का डिफरेंस लेकर हम इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ कोफिशिएंट फ्रिक्शन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स एक्टिंग टेंडेंशियली ईच शू, जो हर शू के ऊपर टेंडेंशियली फोर्स लग रही है। तो सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। एफ जो है हमने फाइंड करना है, और व्यू हमारे पास कितना दिया गया है 0.3 कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, और पी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे पास ऊपर निकली है वो है 3620। इसको माइनस कर देंगे हम P4 के अंदर या PS आप इसको कह सकते हो 750 के अंदर से, और इस सारे को सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 861 न्यूटन। अच्छा अभी हम पता है कि वी नो दैट द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच, जो टोटल टॉर्क है, जो फ्रिक्शनल टॉर्क है जो क्लच से ट्रांसमिट हो रही है, वो इक्वल होती है N इंटू F इंटू R। N हमारे पास यहाँ पर आपको मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि नंबर ऑफ शूज हैं, और F हमारे पास क्या है जी, टेंजेंशियली फोर्स जो अभी हमने जो फाइंड करिए ईच शू के ऊपर जो 861 आई है, 861 न्यूटन आई है। और इसके बाद हमारे पास R जो है वो R हमारे पास रेडियस है, और अभी हम यहाँ पे वैल्यूज को सिंपली पुट कर देंगे। एन हमारे पास क्या था जी 4 है, और एफ हमारे पास जो आया है जो टेंजेंशियली फोर्स की 861 न्यूटन है, और आर हमारे पास क्या था जी 0.2। ये आर वो वाला है डायमीटर जो 400 मिलीमीटर था, इसको पहले हमने आर वो रेडियस के अंदर कन्वर्ट किया था, मिलीमीटर के अंदर आ गया था 200 मिलीमीटर के अंदर, फिर हमने इसको अगेन किया था 0.2 मीटर के अंदर। सिंपली यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमारे पास जो हमने स्टार्ट के अंदर पावर का फॉर्मूला पढ़ा था टी इज इक्वल टू टी ओमेगा, इसके लिए हमारे पास सारे का सारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। टी हमारे पास क्या आया था 688.8 इंटू 52.37। 52.37 ये हमारे पास वो है जो हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी। तो इसको सिंपली क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 36100 वाट आएगा। लेकिन हमें जो पावर चाहिए वो किलो वाट के अंदर चाहिए, तो हम इसको किलो वाट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास किलो वाट के अंदर जब इसका आंसर आएगा वो आएगा 36.1 किलो वाट। तो ये हमारा सिंपली सा आंसर है। थैंक यू।